हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। अब तक आपने देखा होगा कि इसी चैनल पर जो है कि हमने बिहार का भूगोल पढ़ा और बिहार का इतिहास भी पढ़ा। और आज का जो बारी है वो है बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ने की, जिसमें जो है कि हम लोग डिटेल सिलेबस की चर्चा करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग टोटल बिहार की राज्य व्यवस्था को पढ़ने की एक छोटी-मोटी प्रयास करेंगे। ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी से जो है कि इस वीडियो को हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, अगर आप बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास किस प्रकार का एक सिलेबस होना चाहिए जो कि पूरे बिहार की राज्य व्यवस्था को कवर कर ले। और आप जो इस एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें बिहार की राज्य व्यवस्था आपसे पूछी जाती है, उसमें आपको एक अच्छी पकड़ हो जाए आपको इस सब्जेक्ट को लेके। तो देखिए, इसमें जो हमने सब्जेक्ट को जिस तरह से क्लासिफिकेशन किया है उसमें जो है कि हमने टोटल 7 पार्ट में बाँटा है। आप देख लीजिए सर इधर। हमने पहले में लिखा है कि हमें राज्य की कार्यपालिका को समझना चाहिए, अर्थात जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है उसे पढ़ना चाहिए, जिसमें जो है कि राज्यपाल के साथ-साथ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होता है, उसके अलावा जो है कि महाधिवक्ता, जिसे हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं। और फिर से सेकंड पार्ट में हमने लिखा है कि राज्य विधानमंडल को आपको पढ़ना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर को, जिसमें जो है कि आपको बिहार विधानसभा से संबंधित चीज़ें, ठीक है, उसकी संरचना कैसी है, सदस्यों की संख्या कितनी है, अध्यक्ष जो कि स्पीकर जिन्हें कहते हैं, उनके अधिकार और कार्य। उसके अलावा जो है कि आपको बिहार विधान परिषद जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम कहते हैं उसके बारे में पढ़ना, उसकी संरचना, उसमें सदस्यों की संख्या और उसका महत्व और उसकी शक्तियाँ समझना। और तीसरे में हमने यहाँ पर लिखा है, दूसरा का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने लिखा है कि विधायी प्रक्रिया। ठीक बात है। आ जाइए, तीसरा जो पार्ट हमने बनाया है उसमें हमने कहा है कि बिहार के न्यायपालिका जो स्टेट जुडिशरी है उसको पढ़ें। वहाँ पे जो है कि आपको पटना उच्च न्यायालय जो पटना हाई कोर्ट कहते हैं उसकी स्थापना, उसकी संरचना, जुरिडिक्शन और पीआईएल वगैरह के संदर्भ में कुछ बातें करना चाहिए। साथ में सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसे कि हम लोग अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, जिसमें आप जिला और जो सत्र न्यायालय है उसे आप पढ़ते हैं, जिसे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट आप कहते हैं, लोक अदालत होते हैं। उसके अलावा जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं, ये सब के साथ जो सिविल कोर्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कि आपको इसको पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ 3 पार्ट हमने बताया। इसके बाद चलिए देखते हैं कि चौथे पार्ट में क्या आप अगर पढ़ते हैं। जैसे कि चौथे पार्ट में हमने लिखा है स्थानीय स्वशासन, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, ये वाली जो टॉपिक है, इससे काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। लगातार हर साल पूछा जाता है 2 से 3 प्रश्न। ठीक है, तो इसको आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना चाहिए, स्थानीय स्वशासन को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, जिसमें जो है कि 73वां जो संविधान संशोधन है उससे हर साल 1 ना 2 प्रश्न आ ही जाते हैं। ठीक है, और 74वां जो संविधान संशोधन है साथ में उसे भी आपको पढ़ना चाहिए, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज के लिए होती है। अब देखते हैं 5वां पार्ट में हमने रखा है बिहार का प्रशासनिक ढांचा, जो बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें देखना। जैसे कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं जिसे हम डिवीजन कहते हैं, 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल्स हैं, उसके अलावा ब्लॉक्स हैं। इनका जो प्रशासनिक विभाजन है वो किस प्रकार का है, ठीक है, जिला प्रशासन किस प्रकार का है, ई गवर्नेंस और सुशासन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसे देखना, जिसमें जो है कि कुछ महत्वपूर्ण जो एक्ट बने हैं जैसे आरटीपीएस एक्ट, उसके अलावा जो लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जो 2015 का था वो सब, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से जोड़ना चाहिए। देखिए, छठे पार्ट के अंदर हमने लिखा है महत्वपूर्ण आयोग और संस्थाएं, जो इंपॉर्टेंट कमीशंस और बॉडीज होते हैं उसको पढ़ने की आपको जो नीड होगी। जैसे कि बीपीएससी जो कि बिहार लोक सेवा आयोग है उसके बारे में, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है उसके बारे में, बिहार का जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो सब सारी चीज़ें, महिला आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकायुक्त, ये सारी चीज़ें जो है कि आपको इसमें इंपॉर्टेंट कमीशन एंड बॉडीज के अंदर पढ़ना चाहिए। अगला जो 7 पार्ट है वो थोड़ा डायनेमिक है। इसमें जो है कि खास करके हमने पॉलिटिकल डायनेमिक्स को लिखा है। खास करके अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं वहाँ पर मेंस के लिए इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप कास्ट पॉलिटिक्स बिहार के अंदर देखते हैं कि बिहार की जो राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, मंडल आयोग का क्या प्रभाव रहा, कोएलिशन जो पॉलिटिक्स है, गठबंधन की राजनीति जिसे हम कहते हैं, जैसे कि उसमें जो बिहार में क्षेत्रीय दल है जैसे जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी आदि, इनका जो है कि उदय और गठबंधन से संबंधित सारी चीज़ें। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण और राजनीति पर देख सकते हैं आप, एक टॉपिक पढ़ना चाहिए जिसपे जो है कि बिहार की राजनीति में क्या होगा कि महिलाओं का उभरना, ये सब सारी चीज़ें, शराबबंदी, जीविका दीदी, ये सब सारी चीज़ें जो आई हैं जिससे राजनीतिक प्रभाव इनका बढ़ा हुआ है, वो सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। और अंत में हमने लिखा है कि पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी ईबीसी है, जिसे आप महादलित की राजनीति भी कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है कि आप बिहार की राजनीतिक गतिशीलता के अंदर रख सकते हैं। और अंत में कुछ हमने खास बातें भी लिखा है कि जैसे बिहार के राजनीतिक काल के प्रमुख कुछ तथ्य होते हैं, जैसे कि बिहार में इमरजेंसी कितनी बार लगी, ये सब टाइप के जो राजनीतिक काल होते हैं उसको आपको तथ्यों के रूप में देखना। और अंत में हमने भी लिखा है थोड़ी बहुत, क्योंकि 1-2 बार प्रश्न आपको बिहार में दिए जाने वाले जो कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं उनसे भी पूछा गया है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है कि हमने बिहार के राज्य व्यवस्था के लिए आप सभी के लिए बनाकर रखा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अंत में जो हम लोग का वीडियो का असली मोटिव है, क्या मोटिव है कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से बिहार की राज्य व्यवस्था देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये इन टॉपिक पे बना हुआ ये सब नोट्स है। ठीक है, अगर आप सभी कमेंट करते हैं तो हम इस नोट्स के माध्यम से पढ़ा देंगे। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। चलिए
ये हम लोग के पास कुछ प्रश्न है जो कि लगभग 70 प्रश्न के आसपास है। ठीक है? जिसमें जो है कि बिहार की राज्य व्यवस्था को आपको समझने की एक थोड़ी बहुत समझ होगी, ठीक है? और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आप सभी को बताएँ, जिससे जो है कि आपकी समझ काफ़ी और अच्छी हो, ठीक है? पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ 73वें संशोधन के बाद से। तो पहला है कि निर्णय लेने की शक्ति का, दूसरा है पूर्ण व्यवस्था का, तीसरा है न्यायिक शक्तियों का और चौथा है प्रशासनिक शक्तियों का। आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो 73 में जब संविधान संशोधन हुआ तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। कैसे हुआ डिसेंट्रलाइजेशन? क्योंकि देखिए सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट थी, उसके बाद से जो है कि लोकल गवर्नमेंट बना, अर्थात जो है कि 73वें संविधान संशोधन से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, जो कि 1992 की बात है। ठीक बात है। तो इसमें क्या हुआ कि निर्णय लेने की शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, बिल्कुल हुआ। ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन ए नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि पूर्ण व्यवस्था का, बिल्कुल ठीक बात है। पहले से जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी, उसके अलावा एक लोकल गवर्नमेंट है, अर्थात जो पूर्ण व्यवस्था थी उनका भी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। न्यायिक शक्तियों का, इसको थोड़ा रहने देते हैं, अंत में देखते हैं। चौथा जो है वो कह रहा है कि प्रशासनिक शक्तियों का, जो एडमिनिस्ट्रेशनल पावर होते हैं उनका। तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप देखें कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आप देखेंगे तो एक अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, जिसमें जो है कि 29 सब्जेक्ट दिए गए, जिसमें जो है कि लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया। खास करके अगर देखें तो 11 जो शेड्यूल है वो संबंधित है किससे, जो है कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो उसमें उसको जो है कि शक्ति दी गई, प्रशासनिक शक्तियाँ दी गई, प्रशासन का अधिकार दिया गया उसमें, कि ये 29 विषय पर जो है कि ग्राम पंचायत के पास ये पावर होगी। तो बिल्कुल प्रशासनिक शक्तियों का भी क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ। तो आपका 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है। अब थोड़ा हम 3 पे बात कर लेते हैं, न्यायिक शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर देखिए न्यायिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि भारत में जो है कि एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, जिसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर है, फिर उसके बाद से हाई कोर्ट, फिर उसके बाद से सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जिसमें जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट आदि आते हैं। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, ना कि ये डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, तो ये तीसरा हमारा सही नहीं हो सकता। तो इसमें से ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन बी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4। होपफुली आपको समझ आया होगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर 73वें संविधान संशोधन की अगर बात आप करें तो वहाँ पे जो है कि न्यूनतम आयु जो है कि अगर आप संविधान का जो अनुच्छेद है 343 एफ को देखें तो वहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जैसे मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य बनने के लिए जो व्यक्ति की कम से कम उम्र होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात चुनाव लड़ने का जो न्यूनतम आयु है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज का, वो 21 वर्ष का है। ऑप्शन ए इसके लिए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वोट देने का अधिकार कितना है, 18 साल है मिनिमम, और लेकिन चुनाव लड़ने का 21 साल है। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए कि राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। ये कह रहा है कि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। बी कह रहा है महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। सी कह रहा है कि यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है। और डी कह रहा है कि किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं। देखिए, अगर आप राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में सत्य स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसमें से बी को आप कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? कि महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। अब देखिए क्लियरली ये मेंशन है, अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 177 को आप देखें तो वहां पर क्लियर मेंशन किया गया है कि जो राज्य का महाधिवक्ता होगा, जिसे एडवोकेट जनरल हम कहते हैं, वो सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात बी आपका गलत हो गया। आइए सी नंबर स्टेटमेंट को देखते हैं कि यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे आचरण पर चर्चा कर सकती है। अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 देखें तो वहां पर मेंशन है कि राज्य विधानमंडल में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर उनके न्यायिक कर्तव्य और निर्वहन को लेकर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। यानी कि सी भी हमारा सही नहीं है। ठीक है, अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पर अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 212 देखें तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि राज्य विधानमंडल के किसी भी कार्यवाही की वैधता को केवल इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वहाँ प्रक्रिया में कोई अनियमितता अर्थात इरेगुलरिटी हुई है।
तो ये डी भी हमारा गलत हो जाता है। अर्थात हमारा जो सही आंसर बनता है वो बनता है ये कि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। ठीक बात है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ए में कह रहा है कि इस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा, सी कह रहा है केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पे, और डी कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पे। ठीक बात है। देखिए अगर आप राज्य में विधान परिषद की बात करें तो इसके लिए आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 को देखना होगा, 169 को देखना होगा। वहां पर क्लियर ये मेंशन है कि किसी राज्य में विधान परिषद जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है के सृजन अर्थात क्रिएशन या समाप्ति या विघटन अर्थात एबोलिशन का अंतिम जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक बात है। बाकी और भी यहाँ पर हमने विधान परिषद बनाने या हटाने की पूरी प्रक्रिया लिख रखा है। आप इसे चाहे पढ़ना तो आप इसे वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक बात है। बाकी विकल्प गलत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अगर आप ए नंबर विकल्प को देखें कि इस राज्य की विधानसभा द्वारा जो है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं, तो ये गलत है क्योंकि विधानसभा केवल प्रस्ताव पारित कर सकती है लेकिन परिषद को कानूनी रूप से बनाने या खत्म करने की जो शक्ति है उसके पास नहीं होता है। ठीक बात है। अगर सी नंबर स्टेटमेंट को देखें केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पे, तो यहाँ पर देखें कि केंद्रीय संसद द्वारा जो राज्यपाल पे अनुशंसा की बात कहा जा रहा है ये भी गलत है क्योंकि इस प्रक्रिया में विधानसभा के प्रस्ताव की आवश्यकता होती है ना कि राज्यपाल की होती है। और डी नंबर में भी देखें जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पे बात कही जा रही है ये भी आपका गलत बन जाता है क्योंकि इसमें जो है कि इसके विघटन में राष्ट्रपति या राज्यपाल की कोई सीधी भूमिका नहीं होती है, जो कि अभी हमने पहले बात कर लिया है। तो डी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, अर्थात जो है कि केंद्रीय संसद द्वारा आपका ऑप्शन बी इसके लिए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? मुख्यमंत्री, ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। अगर देखें कि पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा करने के लिए जो है कि अनुच्छेद 343 आई के तहत जो है कि राज्यपाल क्या करता है कि 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, जिसका मुख्य काम क्या होता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और करों के बंटवारे पर सिफारिश देना होता है, अर्थात राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग जो कि हर 5 साल में गठित की जाती है। ठीक बात है। तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें है राज्य का वित्त मंत्री, जिला विकास पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, राज्य का मुख्यमंत्री। अगर आप यहाँ से नाम ही पढ़ रहे होंगे तो आपको लग जाएगा यहाँ से कि ये 2 ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। राज्य का वित्त मंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री वाला ऑप्शन आपको गलत नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम से ही लग रहा है जिला नियोजन एवं विकास परिषद की बात कर रहा है, तो जिला लेवल पे कोई अधिकारी होना चाहिए। तो आपको बी और जो है कि सी के अंदर कन्फ्यूजन होगी कि जिला विकास अधिकारी या जिला नियोजन पदाधिकारी। तो ध्यान देना है, इसके लिए जो अधिकारी होता है वो होता है, इसका जो प्रधान होता है बेसिकली वो होता है जिला विकास पदाधिकारी। ठीक बात है। तो कहीं कहीं जो है कि इसे डीडीसी भी कहा जाता है या मुख्य विकास अधिकारी भी कहा जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? Which of the following articles of Indian Constitution present the provision for the election of state legislative assembly? 170, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब क्या है कि देखिए राज्य विधानसभाओं के अगर निर्वाचन की बात करें उसके लिए जो संविधान में अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 170। ऑप्शन ए इसके लिए जो है कि करेक्ट है। अगर आप बात करें अनुच्छेद 176 के बारे में तो राज्यपाल का सत्र को संबोधित करना, ठीक है, राज्यपाल जो सत्र होता है ना उसको जो संबोधित करता है वो जो है कि इसमें अनुच्छेद 176 के अंदर है। अगर अनुच्छेद 178 की बात करें तो ये विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है उससे संबंधित होता है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट देयर अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए आपको ये बात पता होगा कि भारत में टोटल जो है कि 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, 6 जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको देखने को मिलता है, अर्थात विधान परिषद देखने को मिलता है। उसमें जो है कि बिहार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं जहाँ पर आपको विधान परिषद और विधानसभा दोनों देखने के लिए मिलते हैं। ठीक बात है। तो इसमें है कि केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार। तो इसमें से आपको पता चला केरल नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा। ऑप्शन 4 में जो केवल आपको पड़ा हुआ है बिहार वही करेक्ट होगा, तो केवल 4। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब भी आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अंदर भी जो है कि आपको विधान परिषद देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष
जिसे स्पीकर भी हम कहते हैं, पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसे? मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को या उपाध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को। तो राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष की बात कही जा रही है, तो भारत के राष्ट्रपति का होना ऑप्शन डी को तो आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इन सारे ऑप्शन में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपाध्यक्ष को लेके। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन ए की जिसमें मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, तो मुख्यमंत्री बेसिकली जो होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, अर्थात एग्जीक्यूटिव का वो मेन आदमी होता है, जबकि जो अध्यक्ष होता है वो लेजिस्लेचर का प्रमुख होता है। तो अगर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की बात करें तो विधायिका का जो प्रमुख है कार्यपालिका को इस्तीफा नहीं देता है। ठीक बात है, तो इस लॉजिक से जो होगा कि ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डी पहले ही इनकरेक्ट था, अब बी और सी की बात बची हुई है। अगर आप राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। वह मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जो है कि शपथ दिलाने का काम करता है, उनका इस्तीफा स्वीकार करता है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्य आपस में करते हैं, इसलिए वह अपना इस्तीफा सदन के ही अधिकारी को देता है, राज्यपाल को नहीं देगा। सिंपल सी बात है। तो इस लॉजिक से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। डी पहले ही खत्म था, ए खत्म था, तो यानी कि उपाध्यक्ष जो होता है उसको जो है कि अपना त्याग पत्र देता है विधानसभा का जो अध्यक्ष स्पीकर होता है। ठीक बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है क्या? पहली बार पंचायत राज का, पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, सी कह रहा है पंचायत चुनाव को विधि में परिवर्तन का, और डी कह रहा है पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। तो देखिए पहली बार पंचायती राज की हम बात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये पहले भी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, और 73वां संविधान आने से पहले भी इसके बारे में बातचीत हो चुका है। ऑप्शन बी की बात करें, पंचायतों के प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का यहाँ पर कहा जा रहा है, जिससे कि जो है कि इस ऑप्शन के साथ हम नहीं जा सकते। पंचायत चुनाव को विधि में परिवर्तन का, ऐसा नहीं है, पंचायत में चुनाव की तो बात ये कही रहा है, तो परिवर्तन तो कोई बात नहीं होगी। हाँ, डी ऑप्शन जो है कि इसका करेक्ट है कि पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। ठीक बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य लिखा है, आप बिहार के बारे में पढ़ने तो यहाँ पर बिहार लिख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न सेम ही रहेगा। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारियों को उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश डायरेक्टेड द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू कन्वीन अ सेशन। इन डूइंग सो ही वॉज एक्सरसाइजिंग द पावर वेस्टेड इन द ऑफिस बाय। तो बेसिकली ये जो पावर होता है ना, ये 175(2) के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 175(2) के तहत अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो जो ये मतलब प्रश्न है, ये संविधान के अनुच्छेद राज्यपाल के शक्तियों के बारे में बात कहा जा रहा है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र का आयोजन के लिए अध्यक्ष को निर्देश दे रहा है। यानी कि जो है कि राज्यपाल विधानसभा के जो मतलब अध्यक्ष हैं, जिनके बारे में अभी हम स्पीकर कहते हैं, उनको निर्देश दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो वो किन शक्तियों का प्रयोग करता है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो ध्यान रखना है कि संविधान का जो अनुच्छेद 175(2) है, ये राज्यपाल को अधिकार देता है कि वो राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को किसी भी लंबित विधेयक या अन्य किसी मामले के संबंध में संदेश भेज सकते हैं। जब राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को सत्र आयोजित करने का निर्देश या संदेश के रूप में दिया, तो उन्होंने इस अनुच्छेद के तहत जो है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो अनुच्छेद 175(2) आपको याद रखना है, ये जो है कि राज्यपाल को शक्ति देता है। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। पहला कह रहा है विधान परिषद एवं न्यायालय, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, और चौथा कह रहा है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में क्या क्या सम्मिलित होता है। ठीक बात है ना, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है। तो राज्यपाल होता है, ठीक है, उसके अलावा विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। जैसे विधान परिषद अब तक जो है कि भारत के 6 राज्यों में देखने को मिलता है, अभी हमने पहले वाले प्रश्न के अंदर देखा। ठीक बात है। तो ऑप्शन 4 जो होगा, जहां भी आपको दिख जाए, जैसे डी में दिख रहा है केवल 4, तो डी जो होगा आपके इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। टू फंक्शन सक्सेसफुली पंचायती राज नीड्स द फुल कॉपरेशन ऑफ स्थानीय जनता का, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि पंचायती राज का सहयोग पूछ रहा है कि किसको उसके लिए सहयोग पड़ती है, पंचायती राज को बहुत अच्छे सफलतापूर्वक कार्य करें। तो पंचायती राज जो है कि 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट बोली जाती है, जो कि लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, और जो आप
अगर पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य को भी देखें तो इसका क्या मतलब था कि लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है, अर्थात जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी इसको और सरल भाषा में कहें तो सत्ता को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जो बात है, उसके लिए इसका जो है कि निर्माण किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी हमारा होना चाहिए स्थानीय जनता का। ठीक है, तो सफलतापूर्ण कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जो जनता है वहाँ के लोगों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के अनुसार आपको पता होगा कि यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रही है, उसको सही भाषा में कहा जाता है कि संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो गया है, तो वहाँ पे जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बेसिक सी बात है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 356 में बातें मेंशन है उसमें ये कहा गया है संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर ये राज्य के अंदर होती है तब जाके जो है कि स्टेट इमरजेंसी लगती है, अर्थात राष्ट्रपति शासन लगता है। ओके, ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति आमतौर पर उस राज्य के जो है कि राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर या उसकी सलाह पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि राज्यपाल जो है कि राज्य के में एक केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन सी, राज्यपाल की सलाह पर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। अभी हमने उसके बारे में बात किया कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो आपको जाहिर सी बात है ऑप्शन पढ़ते ही आप इसको कर पाएंगे। ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना, बी कह रहा है कि चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, इनमें से कोई नहीं। ठीक बात है, आपने ये विकेंद्रीकरण देखते ही आपको फटाक से आंसर पता चल गया होगा कि भाई प्रतिद्वंदिता क्यों बढ़ाएंगे, ये तो बोकस स्टेटमेंट है। चुनाव लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ऐसा थोड़ी बात है कि भाई चुनाव लड़ने के लिए कोई अपने देश में प्रशिक्षण और ऐसे पढ़ाई लिखाई की थोड़ी जरूरत पड़ती है। ठीक है, सी जो है वो करेक्ट बैठता है कि शक्ति का जो है कि विकेंद्रीकरण हो पाए। अगर भारतीय संविधान के 73वें संशोधन की बात करें जो कि 1992 का संशोधन है, उसके अनुसार देश में जो है कि पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी रूप में लागू किया गया और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या बना कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए। ठीक है, शक्ति जो है कि केवल सेंट्रलाइज ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास ना हो, एक लोकल गवर्नमेंट बनाया जाए जहाँ पर कुछ शक्ति दी जाए। आपको पता भी होगा कि अपने भारतीय संविधान का जो अनुसूची जो 11 है जिसमें जो है कि कुछ विषय हैं जिसपे जो है कि ग्राम पंचायत को उसके अंदर पावर दी गई है, पंचायती राज व्यवस्था को उसको पावर दी गई है कि उनका वो इस्तेमाल कर सकता है, उनके संदर्भ में वो कानून बना सकता है। और भी कुछ बातें करें जैसे कि अनुच्छेद 40 के अनुसार देखें हम तो राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्य बनाता हो। अगर अनुच्छेद 40 की बात करें जिसमें ग्राम पंचायतों को बनाने की बात कही जा रही है, बेसिकली ये डीपीएसपी के अंदर है, अर्थात जो स्टेट है वो ऐसा प्रयास करेगा। ओके, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया, मतलब कहाँ पर ये बना सबसे पहले कहाँ पर आया? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। देखिए, अगर पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर लागू की गई थी और राजस्थान जो है कि प्रथम राज्य बना था जिसने इसकी जो है कि स्थापना किया था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में इसका उद्घाटन किया और 1959 में ही आंध्र प्रदेश भी लागू कर राजस्थान के साथ पहले नंबर पे आ गया। ठीक है, तो यानी ध्यान रखना है राजस्थान और आंध्र प्रदेश, लेकिन सर्वप्रथम राजस्थान, उसके बाद जो है कि आंध्र प्रदेश। ठीक बात है, तो सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर। 17 नंबर प्रश्न है पंचायती राज्य को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारत के नीति निर्देशक तत्व और भारतीय संविधान के 73वां संशोधन। तो पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो मूल अधिकार में पंचायती राज की उल्लेख नहीं देखने को मिलता है, प्रस्तावना में भी नहीं है, नीति निर्देशक तत्व के अंदर जो है कि आपको जो है इसमें 40 के अंदर अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है और भारतीय संविधान के 73वां संशोधन तो अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। तो वो जो है कि आपको डी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, भारतीय संविधान के 73वां संशोधन द्वारा। ठीक बात है। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? तो राज्यों के बीच वित्त से, राज्य और केंद्र के बीच वित्त से,
सी कह रहा है केंद्र और स्वशासित सरकारों के बीच से उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर हम किसकी बात करें, बेसिकली अगर हम बात करें वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंशियल कमीशन जो कि आर्टिकल आपको जो है कि 280 के अंदर मेंशन है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर ध्यान दें कि संघ तथा राज्यों के बीच जो है कि वित्तीय संबंध के बारे में केंद्रीय प्रधानता वाली भारतीय संघवाद की जो सामान्य प्रवृत्ति के दर्शन कर सकते हैं, यानी वित्तीय दृष्टि से संघ जो है कि अधिक सशक्त है भारत में। ठीक है, मतलब भारत जो है ये एक इस ऐसे प्रकार का संघ है, ऐसे प्रकार का फेडरल है जहाँ पर जो है कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल नजर आती है। ठीक है, कनाडा जैसी हमारी व्यवस्था है। अगर संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंधों के अनुसार अगर हम बात करें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का जो है कि गठन किया जाता है और वह संघ तथा राज्यों के बीच कर आगमों के वितरण की जांच करे तथा सहायता अनुदान नियम करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करता है। अर्थात आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि वित्त आयोग के बारे में, संघीय वित्त आयोग के संबंध किससे रखता है, तो राज्य एवं केंद्रों के बीच, राज्यों एवं केंद्र के बीच जो है कि वित्त से संबंधित। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि बिहार से काटकर एक पृथक वनांचल, ऐसे ही है, वनांचल राज्य बनाना संभव है। आपके सामने है राज्य विधानसभा में कानून पारित करके। बी कह रहा है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके। सी में है संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर देखिए हम इसकी बात करें इस प्रश्न के बारे में, तो अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि संसद को किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को। ठीक है, किंतु राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन के संबंध में राज्यों को अपनी बात करने का अधिकार है, किंतु राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते। यानी कि आपको ये पढ़ के एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है कि संसद सर्वे सर्वा है। ठीक है, संसद जो चाहे वो कर सकता है। तो क्या प्रश्न का उत्तर आया कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है राज्य विधानसभा में कानून पारित करके? कोई मतलब नहीं है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके नहीं चाहिए, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। बिल्कुल ठीक बात है, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे चलते हैं कि भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो जो भूमि सुधार है वो इनमें से किसके अंदर आता है, कौन सी सूची के अंदर आता है? तो अगर भारतीय संविधान का अगर अनुसूची 7 को देखें जिसमें 3 अलग अलग प्रकार की सूचियां मेंशन है, जिसमें केंद्र संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, तो भूमि सुधार किसके अंदर आता है? तो 7वीं अनुसूची में वर्णित अगर राज्य सूची को अगर आप ध्यान से देखें उसमें भूमि सुधारों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची। तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी चुनाव आयोग अधिनियम। तो भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ध्यान रखना आपको, मौलिक अधिकारों के अंदर आपको पंचायत की व्यवस्था से संबंधित कोई आर्टिकल नजर नहीं आता है। मौलिक कर्तव्य में भी ऐसा है कि नहीं नजर आता है। चुनाव आयोग अधिनियम में तो है ही नहीं ऐसा। तो एक ही बचता है डीपीएसपी। डीपीएसपी का अगर अनुच्छेद अगर आप 40 को देखें जहां पर ग्राम पंचायतों का गठन हो, ये बात वर्णित है। ठीक है, और इसी के सहारे, इसी के अंतर्गत जो है कि पंचायती राज व्यवस्था की गई। बाद में चल के जिसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा क्या किया गया, दिया गया, प्रदान किया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है कि अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायत के गठन की बात है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? पहला कह रहा है महान्यायवादी, बी कह रहा है एडवोकेट जनरल, सी कह रहा है महान्यायाभिकर्ता और डी कह रहा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो कानूनी विषय पर केंद्र सरकार को कौन परामर्श देता है? कोई डाउट नहीं, आप महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल लगा के चले आते। लेकिन वैसे ही राज्य सरकार को जो है कि कानूनी परामर्श देने का जो अधिकार है वो महाराज्य के महाधिवक्ता के पास होता है, अर्थात एडवोकेट जनरल के पास होता है। इसके लिए आपका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री का सचिव है या मुख्य सचिव होता है? अगर देखिए
अगर यहाँ पे पूछा होता केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख तो आप राष्ट्रपति टिक कर देते। अगर राज्य सरकार को पूछा है तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति जैसा ही स्टेट में रोल रखता है राज्यपाल। तो ऑप्शन बी इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 154 के अनुसार देखें तो साफ साफ मेंशन है कि राज्य की कार्यपालिका का शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। ठीक बात है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऐसा ही आर्टिकल जो राष्ट्रपति के संबंध में है कि वहां पर केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, ये कौन सा अनुच्छेद के अंदर है, कौन से आर्टिकल के अंदर है भारतीय संविधान का। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए। ठीक है, कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। क्या आता है भाई? ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आती है, ब्लॉक समिति आती है। बी में कह रहा है ग्राम पंचायत आता है, ब्लॉक समिति, जिला परिषद आता है। सी में है ब्लॉक समिति आती है, जिला परिषद आता है, पंचायत समिति आती है। या ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आती है और जिला परिषद आता है। ठीक बात है। देखिए बिल्कुल इसमें से जो है कि अगर आप 73वें संविधान संशोधन को देखिए, बार बार प्रश्न 73वें संविधान संशोधन से आ रहा है। इसका मतलब कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 73वां संविधान संशोधन है उसको काफी डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए, जिससे जो है कि आपका कोई प्रश्न आपके समझ से बाहर ना जाए। ठीक है, अगर वहां पर देखें ध्यान से तो उसके अंतर्गत जो त्रिस्तरीय प्रणाली बनाई गई है उसमें ग्राम पंचायत है, ठीक है, सबसे जो नीचे है, और उसके ऊपर आता है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पे होता है, और उसके बाद आता है जिला परिषद। ठीक बात है। तो इसके लिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता। तो देखिए भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना है ना, वो बेसिकली बलवंत राय जो समिति है, जो 1957 में समिति जो उसने अपनी अनुशंसा दी थी, तो उसी के आधार पे जो है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन सी में याद रखना है, बलवंत राय मेहता के अनुशंसा वाली बात है। ठीक है, इसको सर्वप्रथम जो है कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में व्यवस्था लागू की गई थी। अभी हमने जस्ट पीछे प्रश्न के अंदर देखा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है भाई? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास का, उपरोक्त सभी का। तो बिल्कुल सही बात है। पंचायती राज अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो उसमें जो है कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण पे बात है। ठीक है, 3 टियर गवर्नमेंट जिसमें है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और उसके अलावा जो अंत में वो लोकल गवर्नमेंट जो आ जाती है। लोगों की हिस्सेदारी हो, बिल्कुल ठीक बात है। सामुदायिक विकास हो, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए आपका करेक्ट बैठता है, उपरोक्त सभी का। अगर आप 27 नंबर प्रश्न देख लिए तो भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो बेसिकली ये प्रश्न जो आपका बनता है, अभी हम बाद में बात करते हैं इस पर, पहले देख लेते हैं ऑप्शन कि भूमि सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन। बी कह रहा है न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। सी कह रहा है निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई साहब जो पंचायती राज संस्थाओं का जो विषय है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, अनुसूची 11 के अंदर जिसको जो है कि समाविष्ट किया गया है, जिसमें जो है कि हमने देखा 29 विषय है। जैसे उसमें कृषि है, भूमि विकास है, भूमि संरक्षण है, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, ग्राम उद्योग के बारे में बात की गई है, पेयजल, सड़कें हैं, शिक्षा, बाजार और मेले हैं, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है आदि। ये सारे मिला जुला के जो है कि 29 विषय उसके अंदर हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखें तो उसमें कहीं भी न्यायिक पुनरीक्षण की बात नहीं कही गई है, जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं की गई है। भाई भूमि सुधार का कार्यक्रम और क्रियान्वयन बिल्कुल आएगा, पंचायती राज संस्थाओं में निर्धनता निवारण करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो न्यायिक पुनरीक्षण की बात नहीं है। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं पूछ रहा था कि कौन अंतर्गत नहीं आता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री में होती है, राष्ट्रपति में होती है, संसद में होती है, या विधि में होती है? देखिए विधि मंत्रालय में, ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात हम करें तो उसकी जो है कि संविधान में अनुच्छेद 124 है। तो आपको ये भी प्रश्न ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस अनुच्छेद के अंदर बात की गई है, तो अनुच्छेद 124 के अंदर है। तो 1950 में जो संविधान बना उसके अनुसार इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में ये संख्या भी अलग अलग हो गई है। ठीक बात है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये डेटा पुराना डेटा है। ठीक है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान में कितनी संख्या हो चुकी है उच्चतम न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की। जहां तक बात है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की बात, तो वो जो है कि संसद के पास वो अधिकार है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है?
संसद करती है, राष्ट्रपति करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं या प्रवर समिति करती है। तो जिस संघीय लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, यूपीएससी की बात हो रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है, तो उसका गठन कौन करता है? तो अगर अनुच्छेद 315 में को देखें अगर, तो कहा गया है कि संघ के लिए जो है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा, जैसे कि बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना, और संघ के लिए है यूपीएससी। तो इसका विचार करने, इसको गठित करने का विचार इसमें मेंशन किया गया है। तो अगर देखें संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन अगर राज्य आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो उसकी नियुक्ति जो है कि राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो ध्यान रखना ये बात कि संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी होती है या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, उसके अंदर जो है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ अगर स्टेट की बात करता है, स्टेट पीएससी की बात करता है, तो उसमें ध्यान रखना है कि राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। और जहाँ तक पद ग्रहण की बात है अगर आप कर लें तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने के लिए होते हैं, लेकिन वहीं राज्यों में देखें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष के एज तक जो है कि बने रहते हैं। हमारा प्रश्न था कि संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो बिल्कुल राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी जो होगा आपके इसके लिए करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। ए में पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, बी में है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, सी में है पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार और डी के अंदर है पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। तो अगर इसकी हम व्याख्या की बात करें, थोड़ा बहुत इस समिति के आसपास की जानकारी अगर हम इकट्ठा करें तो उसमें देखते हैं कि जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई थी भारत में, तो 12 दिसंबर 1977 को मंत्रिमंडल के सचिवालय ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की, जिसके जो है कि अध्यक्ष के रूप में अशोक मेहता बने और इसने पंचायत का नया मॉडल प्रस्तुत किया जो द्विस्तरीय अर्थात जिला परिषद और मंडल पंचायत का जो है कि इन्होंने अनुशंसा किया। हालांकि इसको स्वीकार नहीं किया गया, फिर भी प्रश्न पूछे जाते रहते हैं आपसे। तो अशोक मेहता समिति ने जो है कि ध्यान रखना है द्विस्तरीय, क्या पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की अनुशंसा की थी या सिफारिश की थी? तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा? तो जो पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं ना, वो निर्णय जो है कि आपको ध्यान रखना है कि जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जो है कि जब 73वां संशोधन के द्वारा जब पहली बार पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली, 1992 की ये बात है, इस संशोधन में उपबंध है कि राज्यों के लिए विधानमंडल पंचायतों और नगरपालिकाओं आदि के लिए अपने अपने कानून बनाएंगे, ठीक है। अर्थात राज्य सरकार जो होता है पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय लेता है और उसके पास ये अधिकार होते हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार 32 के अंदर है, जिस आपने सुना होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनके पास ये अधिकार होते हैं। 32 में देखिए कि बिहार लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 20, 30, 35, 40 चुने जाते हैं। एक बेसिक सा प्रश्न है। चलिए 33 नंबर देख लेते हैं कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? हु रिकमेंडेड द सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? आपके सामने है श्री राजा गोपालाचारी, जेबी कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। तो ध्यान रखना है डिसेंट्रलाइजेशन की जो सिफारिश है वो बलवंत राय मेहता जी ने किया था। ऑप्शन सी आपको इसके लिए ध्यान रखना है। तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी ये 1957 में गठन की गई थी। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, ठीक है, जिसको जो है कि बाद में पंचायती राज के रूप में जाना गया। और इस समिति ने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है कि सुझाव दिया था, जो कि वर्तमान में है भी। तो सी बलवंत राय मेहता। 34 के अंदर है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, प्रशासनिक प्राधिकारी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो ब्लॉक स्तर पर हमारी पंचायत समिति बनती है ना, अब देखिए सलाहकारी निकाय तो नहीं है, सलाहकारी समिति तो नहीं है, तो ये दो तो आप लॉजिकली इनकरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी लिखा है, सुपरवाइजरी होने की वजह से ये गलत हो जाता है, इसलिए डी आपका करेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है एक ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत समिति बनी है। 35 नंबर प्रश्न आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी?
आपके सामने जो ऑप्शन है वो है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, सरकारिया आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपके सामने इसमें जो 5 ऑप्शन बच रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि किस कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि जो ग्राम न्याय पंचायत बनना चाहिए। तो अशोक मेहता कमेटी आपको याद रखना है। ये जो कमेटी है बेसिकली 1977 में बनी थी। अभी हमने बात किया था जनता पार्टी की सरकार आई थी, है ना। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। तो अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आप जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो हमारी अनुसूची संविधान के अंदर 11 दी गई है, जिसके अंदर जो है कि टोटल 27 विषय जो हैं, उसमें जो है कि कौन सा विषय नहीं है। तो ध्यान रखना है सार्वजनिक अनुशंसा का रखरखाव। ठीक है, ये जो है कि पब्लिक ऑर्डर का जो रखरखाव की बात कही जा रही है ये उसके अंदर नहीं है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, ये बनाने का अधिकार जो है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, जो कि पुलिस के माध्यम से वो बनाता है। तो ध्यान रखना है सार्वजनिक अनुशंसा का रखरखाव जो है कि उसके अंदर नहीं है। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा वगैरह है। 37 नंबर प्रश्न में है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। ऑप्शन ए में है संघ सूची, बी में है राज्य सूची, सी के अंदर है समवर्ती सूची, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं, और ई में है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात किया कि 7वीं अनुसूची के बारे में, और हमने ये बात किया कि उसके अंदर जो 3 सूची हैं, एक में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची जो कि केंद्र सरकार को बिलोंग करती है, राज्य जो राज्यों को बिलोंग करती है, समवर्ती जिसमें दोनों के अधिकार होते हैं। ठीक बात है। तो पंचायती राज जो प्रणाली है ये बेसिकली राज्य सूची का पार्ट है। ये प्रश्न आ भी चुका है, दोबारा ये प्रश्न आ गया। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन में है आपके केवल 3, केवल 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, अगर हम देखें तो बिहार जो है देश का पहला राज्य बना था जिसने 2006 में जो है कि महिलाओं को पंचायती राज्य में 50% आरक्षण दिया था। उसके बाद जो है कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन लोगों भी ने ये सब सारी चीज़ें लागू किया, और आज जो है कि भारत में लगभग 20 से अधिक राज्य जहाँ पर महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण प्राप्त है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चारों ऑप्शन जो है कि करेक्ट हैं, 1, 2, 3 और 4। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। देखिए, बेसिक सा ये प्रश्न बनता है। अगर संविधान के अनुच्छेद 109 को देखें आप, जिसमें धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इसे जो है कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में जो है कि पेश किया जाता है। राज्यसभा पर इस पर जो है कि सिर्फ बहुत सीमित शक्तियाँ प्राप्त होती है राज्यसभा को, वो केवल इसको 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन के अंदर उन्होंने पास नहीं किया तो ये पास कर दिया जाता है केवल लोकसभा द्वारा ही। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, धन विधेयक जो है कि केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और एक और बात पूछी जाती है, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पे से जो है कि लोकसभा में पेश किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को 19 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। अनुच्छेद 243H, E, 243F, 243G। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका, जो कि अनुसूची 11 के अंदर है, जिसमें 19 विषय मेंशन किया गया है। वो जो है कि आपको ध्यान रखना है, ये 243G के अंदर जो है कि ये दिया गया है। तो संविधान में जो अनुच्छेद है उसके लिए 243G। 41 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, ये प्रश्न आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा यहाँ पे कि स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना लिखा है, तो भाई विकेंद्रीकरण को वैशिष्ट करता है नहीं है, तो यही होगा भैया, स्थानीय समुदाय के अंदर आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा। तो सी इसके लिए आपका करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330, 331, 332, 333 में से कोई नहीं, में से एक से अधिक। अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 को देखें, जिसमें जो है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों को और अनुसूचित जनजातियों के लिए अर्थात एससी और एसटी के लिए जो है कि सीटों का आरक्षण का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 330 आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ चीज़ें जानकारी रखनी है तो अनुच्छेद 332 के तहत जो है कि राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण से संबंधित बातें कही गई है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बिहार में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं विधानसभा के अंदर। ठीक बात है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। बी कह रहा है संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। डी कह रहा है कि संसद में वोट दे सकता है। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो राष्ट्रपति होता है बेसिकली वो संसद का हिस्सा होता है। ठीक है। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 को अगर आप देखें 79 के अनुसार, तो भारतीय संसद के 3 अंग मिलकर बनते हैं। एक राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे कि हम उच्च सदन भी कहते हैं, लोकसभा जिसे हम लोग के निम्न सदन भी कहते हैं। तो इस तरह से भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनता है। तो जो है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? 43 अनुच्छेद या अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 150। देखिए, अगर अनुच्छेद 40 के बारे में हमने कई बार बात कर लिया, ये जो है कि डीपीएसपी जो कि संविधान के भाग 4 के अंदर है, अनुच्छेद 40 में जो है कि सीधा सीधा मेंशन है कि पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकार को काम करना चाहिए। आ जाइए 45 नंबर है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000 में आया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 नवंबर 2000 को जो है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत बिहार के जो दक्षिणी हिस्से थे उसको अलग करके झारखंड को 28वें राज्य के रूप में बनाया गया। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो सरकारी आयोग काफी फेमस आयोग रहा है केंद्र राज्य संबंधों को लेके। ठीक है। तो इससे भी प्रश्न आ जाता है कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है, केंद्र राज्य के बीच इसने संबंधों को बताया। ठीक है। भारत सरकार ने जो है कि 1983 में न्यायमूर्ति जो RS सरकारिया के अध्यक्षता में सरकारी आयोग का जो है कि गठन किया था। इस आयोग ने अपनी अंतिम जो रिपोर्ट है 1987 में सौंपी थी। तो इसके लिए ध्यान रखना है डी 1987। निम्न में से अगला प्रश्न 47 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? 280। इसके बारे में हम लोग बात कर लिए कि फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 के तहत जो है कि हर 5 साल पे इसको गठित किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? कोई दिक्कत बात नहीं है। महान्यायवादी को जो है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। अनुच्छेद 76 में इसको जो है कि इसका उल्लेख देखने को मिलता है और इसको जो है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है कि नियुक्त किया जाता है। ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हम लोग टोटल 48 कर लिए, अब कुछ ही क्वेश्चन हम लोग के पास बचे हुए हैं। 49 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो भाई राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं बेसिकली वो स्थानीय जो निकाय होते हैं वहाँ से चुने जाते हैं। स्नातक होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और जो शेष होते हैं 1/6, मतलब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे किसी और वीडियो में कि किस तरह से चुनाव होता है इसका। ठीक है। तो जो और बाकी सदस्य होते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उद्योगपति यहाँ पर मेंशन है ऑप्शन डी में, तो याद रखना है कि उद्योगपति की श्रेणी से नहीं चुने जाते। 50 नंबर प्रश्न है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन जो प्रणाली है किससे संबंधित है? लेखा परीक्षण से, केंद्र राज्य से, नीति कार्यान्वयन से, अखिल भारतीय सेवा से या केंद्रीय सेवा से? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विभाजन प्रणाली जिसे कि हम लोग स्प्लिट सिस्टम कहते हैं, इसका जो अर्थ है ना उसका मतलब होता है सचिवालय और कार्यकारी एजेंसियां अर्थात सेक्रेटेरिएट एंड डायरेक्टरेट्स के बीच कार्यों के बंटवारे से है। इसमें जो है कि सचिवालय नीति निर्माण का कार्य करता है जबकि जो कार्यकारी एजेंसियां होती हैं वो कार्यान्वयन का काम करती हैं अर्थात इम्प्लीमेंटेशन का काम करती हैं। अर्थात कि जो विभाजन प्रणाली है, स्प्लिट सिस्टम है, वो नीति कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन में है पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कई बारी बातें हो चुकी जिसमें कि 19 विषय हैं। ठीक है। तो उसमें पुस्तकालय तो है,
ईंधन और चारा भी है, तकनीकी प्रशिक्षण भी है, पर ग्रामीण खेल नहीं है। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो संसदीय व्यवस्था अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। न्यायपालिका तो एक इंटीग्रेटेड हमने बॉडी बनाई अलग से। ठीक है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर आपने इंडियन पॉलिटी की पढ़ाई थोड़ी बहुत भी किया है और थोड़ी बहुत उसकी समझ रखते हैं, तो अगर आपने पढ़ा कि भारत जो है कि एक संसदीय प्रणाली वाला देश है, पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला देश है, तो आपके मन के अंदर ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों भारत जो है कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय प्रणाली वाला देश है। तो आपको एकदम दिमाग में आएगा फटाफट कि जो अपनी विधायिका है अर्थात जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, खास करके क्या यानी जो लेजिस्लेचर यानी कि जो लोकसभा है, ठीक है, उसके प्रति जो है कि कार्यपालिका जवाबदेह होती है। ठीक बात है, अर्थात जो कार्यपालिका है अर्थात जो एग्जीक्यूटिव है वो हमारे लोकसभा के प्रति अर्थात विधायिका के प्रति जवाबदेह है। तो आपको पता चला कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, ना कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, तो बी आपको जस्ट उल्टा नजर आ रहा होगा, तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपको बन जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं 53। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। आपके सामने है पहला खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर आप देखें कि निर्माण जो है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ, तो ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ। खाप पंचायत हरियाणा वगैरह में देखने को मिलता है, जाति पंचायत, जन पंचायत ऐसी तो कोई बात नहीं होती है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो है कि पंचायती राज व्यवस्था बनी, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, त्रिस्तरीय संविधान लागू हुआ, पंचायत बना, ब्लॉक स्तर बना और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बनी, जिला स्तर पर जिला परिषद बना। ठीक है, और इसमें जो है कि ग्राम पंचायत, अभी हमने बात किया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बना। ठीक है, तो ऑप्शन सी। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे पटवारी कहते हैं। आप ऑप्शन बिना पढ़े इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, कहीं कहीं जो है कि इसको लेखपाल या कर्मचारी भी कहा जाता है, तो पटवारी, लेखपाल या कर्मचारी। 55 नंबर है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है, अर्थात जो है कि यूनिटरी की बात कही जा रही है कि जो यूनिटरी को सूट नहीं करता, यूनिटरी गवर्नमेंट को। ठीक है, तो त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ध्यान से पहले इस प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसका हम लोग आंसर करेंगे। तो अगर शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं तो एक एकात्मक या केंद्रीय शासन व्यवस्था होती है और एक संघीय शासन व्यवस्था होती है। ठीक बात है, तो एकात्मक जो केंद्रीय शासन व्यवस्था होती है, जहां पर जो सारी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, तो इससे होप क्या पाता है कि त्वरित निर्णय होते हैं, बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग निर्णय लिए जाते हैं, लचीलापन होता है और कानून में एकरूपता जैसे गुण होती है। लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो बड़े देश होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा विविधता होती है, बहुत ज़्यादा जटिलता होती है। तो भारत जो देश है इसमें बहुत ज़्यादा जटिलता है, बहुत सारी विविधता है, अनेक धर्मों के लोग हैं, अनेक जाति के लोग हैं। ठीक है, अनेक भाषाई लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं। ठीक है, तो भारत जो देश है वो एक जटिल देश बनता है। तो इस देश के लिए जो है कि एकात्मक केंद्रीय व्यवस्था जो होगी वो सही नहीं बैठेगा। इसके लिए भारत में चाहिए एक फेडरल व्यवस्था। ठीक है, जहां पर जो क्षेत्रीय हित हैं उनको ध्यान दिया जा सके, उनको ध्यान में रखा जा सके। ठीक बात है, तो बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है। तो ध्यान रखना है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है। तो बड़े देशों के लिए यहाँ पर आदर्श लिखा है, बिल्कुल नहीं, ये बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं होता है केंद्रीय शासन व्यवस्था। ठीक है, बड़े देशों के लिए जो आदर्श व्यवस्था है वो है फेडरल। ठीक बात है, ओके, अर्थात संघीय। भारत भी फेडरल भी नहीं है, पूरा पूरा क्वासी फेडरलिज्म है भारत में, इसे यूनियन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, वो बातें कभी बाद में किया जाएगा। ठीक है, तो बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है। 56 नंबर प्रश्न है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो समुदाय विकास कार्यक्रम है उसका उद्देश्य ये है कि देखिए शैक्षणिक सुविधा को सुलभ बनाना होगा ही, जीवन स्तर को बेहतर करना। एक बेसिक से प्रश्न आपको बनता है कि अगर कोई समुदाय को विकास करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उसका क्या क्या मोटिव होना चाहिए, क्या क्या वो करे, क्या विकास करे। तो भाई शैक्षणिक सुविधा तो लानी पड़ेगी ना,
अगर आप शिक्षा ही नहीं देंगे तो क्या ही कर लेंगे। जीवन स्तर को बेहतर बनाना, तो बिल्कुल अगर लाइफ को आप बेहतर नहीं करेंगे, हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे तो क्या ही हो पाएगा, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल हमारे पास ही नहीं होगा तो क्या ही कर पाएंगे। राजनीतिक प्रशिक्षण, बिल्कुल ये भी एक ठीक बात बैठता है कि लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना होनी चाहिए, ठीक है। और योजना बनाने में गायों की सहायता करना, ये भी ठीक बात है, बिल्कुल ग्राम पंचायत का तो उद्देश्य ही यही है, ठीक है। तो इसके लिए उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा फिट बैठता आंसर, इसका मतलब ई हमारा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप भारत का प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था, ठीक है, उसमें जो है कि समुदाय विकास कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई थी। 57 में आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी इस प्रश्न को रहने देते हैं फिलहाल में, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। देखते हैं कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। तो समरस जीवन, आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। अभी भी प्रश्न इस प्रकार से एक प्रश्न बनता है कि भाई सामुदायिक विकास लिखा है, ठीक है, कम्युनिटी के डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो भाई समरस जीवन हो, लोग आपस में मेल भाव से रहें, हार्मोनियस लिविंग हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर्थिक विकास हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए अगर आप किसी भी चीज़ का डेवलप करना होना चाहते हैं तो, मानव पूंजी का निर्माण हो, बिल्कुल ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए, तभी तो देश में नए प्रकार के इनोवेशन होंगे। डी में कहा जा रहा है पर्यावरण संरक्षण की बात, बिल्कुल अगर इन्वायरमेंट को अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे, उसे बचाएंगे नहीं, तो वो किस प्रकार का सामुदायिक विकास है, ठीक है, हो ही नहीं सकता। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक ई आपका करेक्ट होना चाहिए 58 का। 59 में देख लेते हैं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। तो सलाहकार समिति, वित्त आयोग, वित्त समिति, सलाहकार आयोग, ठीक है, सलाहकार आयोग, यहाँ पे सलाहकार समिति है, यहाँ पे वित्त आयोग है, वित्त समिति है। तो भाई पंचायतों में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए जो राज्यपाल है वो हर 5 साल में क्या गठित करते हैं, वित्त आयोग गठित करते हैं, राज्य वित्त आयोग, ठीक है। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रश्न देखे थे। 60 नंबर प्रश्न आ जाते हैं कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई। देखिए काफ़ी ये जटिल प्रश्न बनता है, अगर इसके लिए जो है कि आपको काफ़ी डीप में पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अगर आप पंचायती राज संस्थाओं की जो है कि संवैधानिक दर्जा देने का जो पहला प्रयास किया गया था वो 1989 में जो उस समय के तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने की थी, और उस समय जो है कि इसके लिए 64वां जो है कि संविधान संशोधन विधेयक के रूप में किया गया था। देखिए विधेयक तो लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन अगर राज्यसभा में बहुमत नहीं मिला जिसके कारण ये गिर गया था, ठीक है। और बाद में इसी विधेयक को जो है कि पीपी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित करवाया था, ठीक है। तो 64वां में एक बार इसका प्रयास हो चुका है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 61 नंबर प्रश्न है हम लोग के सामने कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, भारत के महान्यायवादी को, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए आप ऑप्शन को काफ़ी अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ऐसे किसी काम में संलग्न नहीं होता, विधि मंत्री का कोई इससे मतलब नहीं है, भारत के महान्यायवादी तो भारत सरकार का ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति ही बचता है मिला जुला के, तो राष्ट्रपति ही बिल्कुल सही है। 124(2)(a) को देखें अगर अनुच्छेद भारतीय संविधान का, तो वहाँ पर मेंशन है कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। 62 नंबर प्रश्न में है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अम्बेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखना है पिछड़ी जाति आयोग के जो प्रथम सभापति थे वो थे काका साहब कालेलकर, ठीक है ना। तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन का जो है कि गठन जो है कि 29 जनवरी 1953 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, और इस आयोग का अध्यक्ष जो है कि काका साहब कालेलकर थे। इसी कारण से आमतौर पर इसे कालेलकर आयोग भी कहा जाता है, ठीक बात है ना। तो ऑप्शन बी ध्यान रखना है। 73 नंबर प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। अभी हमने ये प्रश्न थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है, कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं ना बेसिकली वो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316(a) के तहत देखें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। आप ना प्रश्न अगर आधा अधूरा जाने के जाएंगे तो गड़बड़ कर देंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक और बात, क्या कि भाई भले ही नियुक्ति राज्यपाल कर देता है, लेकिन अगर इनकी पद से हटाने की बात, अगर रिमूवल की अगर बात करें ना, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है जो कि अनुच्छेद 317 के तहत होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम जो है कि
25 वर्ष का होना पड़ेगा, ठीक है, 25 वर्ष या उससे अधिक का होना पड़ेगा, ठीक है ना। 25 वर्ष से व्यक्ति कोई कम है तो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता, ठीक है। आप देखें संविधान का अनुच्छेद 84 बी के अनुसार तो संसद का सदस्य बनने के लिए उसमें अर्हताएं दी गई हैं, क्वालिफिकेशन दिया गया है कि ये व्यक्ति के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें लोकसभा अर्थात निचले सदन का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु चाहिए। लेकिन अगर प्रश्न उलट के पूछ ले राज्यसभा के लिए तो न्यूनतम आयु जो है कि 30 साल हो जाती है, ठीक है। सी ऑप्शन याद रखना है 64 के लिए। 65 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 देखें तो राज्य का राज्यपाल जो होगा नियुक्त किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है ना। वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र पे, ठीक है ना, ओके। और ये जो है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करता था, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है ये, ठीक है ना। तो किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 155 याद रखना 155, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। हमने अभी देखा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। पूछा जा रहा है कि ये जो ब्लॉक स्तर पे मतलब जो अपनी पंचायत समिति होती है वो किस स्तर पे, तो ब्लॉक स्तर पे, यानी ऑप्शन सी ब्लॉक स्तरीय निकाय होता है ये। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में आपको प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न है, अभी रिसेंट ही आया था ये प्रश्न कि संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, ठीक है। तो अध्यक्ष विधानसभा के, राज्यपाल करते हैं, उच्च न्यायालय करता है, या राज्य चुनाव आयोग करता है। तो भाई अगर 10वीं अनुसूची अगर आपने भारतीय संविधान का पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें आपने कुछ ये 4 कंडीशन पढ़े होंगे जिसमें जो है कि कोई सदस्य जो है कि डिस्क्वालीफाई हो जाता है। क्या है उसमें के अंदर मेंशन कि भाई कोई व्यक्ति अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे तो वो जो है कि अयोग्य घोषित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है कि विप, जो पॉलिटिकल पार्टी के विप होते हैं, जो उसके निर्देश होते हैं, उसका उल्लंघन कोई व्यक्ति कर दे तो अयोग्य हो जाएगा। निर्दलीय कोई सदस्य जो है कि चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर ले तो वो अयोग्य हो जाएगा। और जो नामांकित सदस्य होता था, जो नॉमिनेटेड व्यक्ति होता है, वो 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर ले। तो ये भाई 4 कंडीशन जो होती है वो होती है 10वीं अनुसूची के अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगने का, अर्थात दल बदल विरोधी कानून लगने का, जो कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन से जो है कि 10वीं अनुसूची के रूप में भारतीय संविधान के अंदर आया था, ठीक है। अब प्रश्न हमारा ये नहीं है, प्रश्न ये कह रहा है कि इसको छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा से व्यक्ति अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। अगर इसका तो निर्णय जो है कि आपको पता ही होगा कि स्पीकर के पास होता है, विधानसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उसके पास होता है। लेकिन अगर इसके तहत वो अयोग्य न हो तब कौन निर्णय करेगा, तो ध्यान रखना है राज्यपाल करता है। आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो 10वीं अनुसूची से बाहर जैसे कि लाभ के पद पे वो व्यक्ति चला जाए, मानसिक अस्वस्थ हो जाए, तो अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल का, अयोग्यता का जो निर्णय है वो राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। और ये चुनाव आयोग के सलाह पर करते हैं, ठीक बात है। चलिए तो 68 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन, जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि, जनता को विकास प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। तो बिल्कुल ये ठीक है, जनता में विकास करना, प्रशासन में उनको जो है कि प्रतिभाग करने योग्य बनाना, ठीक है। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कई बार प्रश्न आ गया। 69 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। देखिए जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट के बारे में पूछ रहा है ना, कौन से विषय जो है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार के क्षेत्र में आता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद करने की बात है, विवाद को बीच जो विवाद है उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को चला जाएगा। तो ये तो आप ऐसे लॉजिकली इनकरेक्ट करते हैं। राज्यों के बीच भी विवाद है तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। अब कोई एक राज्य का जो हाईकोर्ट है वो कैसे इसमें दे सकता है सारी चीजें, ठीक है। ऑप्शन सी में है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, करेक्ट बात है। मौलिक अधिकारों के बारे में अगर हम बात करें, जिसको हम लोग रीट कहते हैं, तो रीट के थ्रू जो है कि व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, अनुच्छेद 32 में है ये। और अगर अनुच्छेद 226 की बात करें तो व्यक्ति सीधे जो है कि हाईकोर्ट चला जाता है, उसके अगर मौलिक अधिकारों का क्या हो, संरक्षण की बात हो तो, ठीक है। तो इसको जो है कि रीट जारी करने की बात होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों में दोनों के पास अधिकार क्षेत्र आते हैं।
संविधान के उल्लंघन संरक्षण की बात अगर करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है कि संविधान के उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है तो उसके संरक्षण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट जो है कि जिम्मेवार लेता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ठीक बात है, तो इतने कुल हमारे प्रश्न थे। ठीक है, और हमने टोटल प्रश्न देख लिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो हमारी जस्ट आने वाली है भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, और उसके बाद से जो है कि बीपीएससी एईडीओ के बारे में कई सारी हमने वीडियो डाला भी है, और कई सारे और भी वीडियो आपको भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू।